हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें। खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले। मेरे प्यारे से बच्चों, मेरे प्यारे से भाइयों और प्यारी सी बहनों, हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की, और इसी दिल्ली सल्तनत के कर्म में हमने पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें देखा था कि बलबन ने कैसे धीरे 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 अपने आप को ऊपर उठाना प्रारंभ किया, है ना। और जो है साहब, अंत में ये आकर के क्या है कि सुल्तान बनने वाली स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो सुल्तान बन भी गया। कब बना सुल्तान, अभी बात करते हैं। देखो, अभी चर्चा करते हैं सुल्तान की। ठीक है, तो बलबन का जो काल है ना, शासन काल का समय, देखो ध्यान से सुनना भाई। बलबन का शासन काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1265 से लेकर के 1287। बलबन, ठीक है, 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी। देखो, बलबन से प्रश्न आता है आपका, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना। ठीक है, बलबन का काल कितना? 1265 से लेकर के 1287। यदि हम बात करें बलबन के मूल नाम की, ठीक है, तो मूल नाम इसका था बाहुदीन। ठीक है ना, क्या नाम था? बाहुदीन। बलबन वस्तु तो है कौन? इल्बरी तुर्क था। कौन था? इल्बरी तुर्क था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब मंगोलों ने गजनी के ऊपर आक्रमण किया, उसी समय ये मंगोल इस बलबन को अपने साथ उठा करके जो है अपने साथ ले गए थे। मंगोल गजनी आक्रमण के समय मंगोलों ने बलबन को उठा लिया और उठा करके अपने साथ में लेकर के चले गए थे। ठीक है, आगे बात समझ। देखो, पहली बात कि मूल नाम बाहुदीन, बलबन का मूल नाम क्या था? ये प्रश्न आपका बहुत बेसिक सा साधारण सा प्रश्न बनता है। देखो, ठीक है, बलबन का मूल नाम क्या था? तो बाहुदीन था। क्या नाम था? बाहुदीन। तो बाहुदीन को, किसको बेटा जी? बाहुदीन को बहा करके ले गए कौन? मंगोल। कौन ले गए? मंगोल ले गए। ठीक है, गजनी के ऊपर आक्रमण जब किया था, ठीक है ना, तो उसी समय मंगोल अपने साथ में ले गए। और मंगोलों ने क्या करा? इस मंगोलों ने इस बलबन को ले जाकर के बेचारे को बसरा, बसरा गजनी का एक प्रांत था, है ना, बसरा का एक ख्वाजा जलालुद्दीन था। ठीक है ना, क्या नाम था? ख्वाजा जलालुद्दीन। इस ख्वाजा जलालुद्दीन को इन मंगोलों ने बेच दिया, और इसी ख्वाजा जलालुद्दीन से इल्तुतमिश ने खरीदा। तो देखो, दो चीजें और लिखता हूं मैं, समझना है, धीरे धीरे एक एक बिंदु को समझना भाई। कि इल्तुतमिश का गुलाम था। क्या है? इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि इसे इल्तुतमिश ने बसरा, ठीक है, बसरा, बसरा बोले तो क्या बेटा? गजनी। ठीक है, बसरा गजनी के जलालुद्दीन से खरीदा था। जलालुद्दीन से खरीदा। आगे बात समझ में क्लियर है? और अगला पॉइंट क्या है? बलबन जो था ये गुलाम चालीसा दल का सदस्य था। गुलाम चालीसा दल का सदस्य बना। गुलाम चालीसा दल का ये क्या बन गया था? सदस्य। वापिस सुनना, वापिस समझना। देखो, बलबन की बात कर रहे हैं, मूल नाम क्या था इसका? बाहुदीन। ठीक है, गजनी में रहता था ये।
मंगोलों ने गजनी के ऊपर आक्रमण किया और गजनी के ऊपर आक्रमण करने के बाद में बसरा, ठीक है ना, गजनी का एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, जलालुद्दीन। इस जलालुद्दीन को उन्होंने बेच दिया, ठीक है। और इसी जलालुद्दीन से जो है इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था अपने गुलाम के रूप में। किसको खरीदा, बलबन को। और बाद में जब इल्तुतमिश ने गुलाम चालीसा दल का गठन किया था, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि गुलाम चालीसा दल का गठन क्यों किया, तो जब उसने गुलाम चालीसा दल का गठन किया तो इस गुलाम चालीसा दल का ये क्या बन गया था, सदस्य बन गया था। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो हम बात करते हैं, अब समझना इसको आगे। एक तो गुलाम दल का चालीसा दल का सदस्य था। प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या बलबन या बलबन के बारे में असत्य कथन या सत्य कथन का चयन करो। तो ध्यान रखना, गुलाम दल का ये सदस्य था। सुल्तान बनने से पूर्व नासिरुद्दीन महमूद, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, उस नासिरुद्दीन महमूद का ये क्या हुआ रहा करता था, वजीर रहा करता था, ठीक है। इस नासिरुद्दीन महमूद के साथ में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। और नासिरुद्दीन महमूद तो बेचारा जीव जो है साधारण सा जीवन जीता था, शाही दरवेश के रूप में था, ठीक है। बहुत सामान्य सा जीवन जीता था। ऐसा कहा जाता था कि ये टोपी सील करके अपना जीवन निर्वाह भी करता था इस प्रकार से। और जैसे ही नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद में सारी की सारी जो पावर थी, क्योंकि सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था, वजीर का। कौन सा था, वजीर का। तो सारी की सारी जो पावर थी वो किसके हाथ में आ गई, बलबन के हाथ में। अब हालांकि नासिरुद्दीन महमूद के समय ये वजीर के पद पे था, सारी शक्तियां किसके हाथ में थी, बलबन के हाथ में थी। तो हालांकि ये सुल्तान नहीं था, लेकिन फिर भी नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, किसके काल में, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, पिताजी ध्यान रखना कि 20 वर्ष तक ये हालांकि सुल्तान नहीं था, लेकिन फिर भी सुल्तान नहीं होते हुए भी सुल्तान के छत्र का ये क्या करता था, प्रयोग करता था, ठीक है ना। तो नासिरुद्दीन महमूद के समय, नासिरुद्दीन महमूद के समय वजीर के पद पर था, वजीर के पद पर था। तथा 20 वर्ष तक इसने सुल्तान के छत्र का प्रयोग किया, ठीक है। सुल्तान के छत्र का प्रयोग किया। ठीक है। अब देखो 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये सुल्तान बना, ठीक है। 1265 ईस्वी में, 1265 ईस्वी में महमूद की मृत्यु के बाद, महमूद की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान बना। आगे कितनी आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने अस्तित्व को प्राप्त कर गया। और जैसे ही देखो ये सुल्तान बनाना, महमूद ने, हालांकि एक चीज और बात याद रखना, मैं बता चुका कि महमूद ने इस बलबन को कौन सी उपाधि दी थी बेटा,
उलूग खां की, और साथ ही साथ नायाब ए मुमलिकात, कौन सा, नायब का पद दिया था। नायब एक तरीके से क्या था, ये वजीर था। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जैसे ये बलबन इतने लंबे समय बाद शासक बनाना, तो लंबे समय बाद में जब जैसे ही शासक बनाना, तो अब इसने क्या क्या चीजें की उसके बारे में ध्यान से सुनना। यहां से प्रश्न आता है कि लौह एवं रक्त शुद्धि का सिद्धांत, क्या चीज, कि लौह एवं रक्त शुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो बलबन ने दिया था। बलबन अपने आप को स्वयं उच्च कुल का मानता था। ठीक है, वस्तुतः बलबन कहता था कि ईरान का जो उच्च कुल था आफरा सियाबी, ठीक है, वस्तुतः ये सिया मुसलमान थे, आफरा सियाबी का वंशज मानता था अपने आप को, उच्च कुल का मानता था। और साथ ही साथ बलबन ने एक बात की, बलबन ने क्या बात कही कि इस सृष्टि में, इस संसार में सुल्तान वही बनता है जिसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा हो, ईश्वर का ही विशेष कृपा हो, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि होता है कौन, सुल्तान। ईश्वर का प्रतिनिधि होता है कौन, होता है सुल्तान। और इसीलिए अपने आप को ये नायब ए खुदाई, क्या कहता था ये अपने आप को, नायब ए खुदाई कहा करता था। आगे बात समझ में। और साथ ही साथ इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करी। किसकी उपाधि धारण करी, जिल्ले इलाही, अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब। आगे बात समझ में, जिल्ले इलाहा। आगे हम जब मध्यकालीन भारत की बात करेंगे, आगे मध्यकालीन भारत क्या मुगल काल की जब बात करेंगे, तब मैं आपको जिल्ले अल्लाह अकबर के लिए बताऊंगा, है ना, जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में प्रथम ऐसा शासक जिसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करी कौन था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आपने शायद, जहां तक है मुझे लगता है कि अब तक यही पढ़ा होगा कि अकबर ने, लेकिन नहीं बेटा, सबसे पहले जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किसने करी थी, बलबन ने। किसने, बलबन ने। बलबन अपने आप को उच्च कुल का मानता था, है ना, और उच्च कुल कौन सा, ईरान का आफरासियाबी। उच्च कुल का वंशज मानता था, वंशज मानता था। इसने लौह एवं रक्त शुद्धि के सिद्धांत के आधार पर शासन किया। क्या था ये लौह एवं रक्त शुद्धि, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, बलबन के अनुसार, बलबन के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। अतः उसने अपने आप को
नायब ए खुदाई, क्या चीज? नायब ए खुदाई। का पद दिया, नायब ए खुदाई का पद दिया तथा जिले इलाई तथा की उपाधि प्राप्त की उपाधि प्रदान की। देखो नोट लगा रहा हूं, बलबन मध्यकालीन भारत का प्रथम सुल्तान था। जिसने यह उपाधि प्राप्त की, यह उपाधि प्राप्त की या उपाधि धारण की। आगे बात समझ। अब देखो जिले इलाई या फिर इसी के लिए शब्द मिलता है, क्या मिलता है? फर्रे इजदी, फर्रे इजदी। अब समझो इसको बहुत अच्छे से। मैंने आपको कहा कि इसने लौह एवं रक्त शुद्धि का सिद्धांत दिया। किसका? लौह एवं रक्त शुद्धि क्या होती है? बलबन जो था वो वस्तुतः अपने आप को देखो उच्च कुल का मानता था, और उच्च कुल भी कौन सा? ईरान का आपरा शिया भी, जो कि वस्तुतः शिया मुसलमान होते थे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? बलबन जो था वो नीच कुल से या निम्न कुल को बहुत ज्यादा घृणा करता था, इसीलिए उसने क्या किया? रक्त एवं लौह शुद्धि का जो है क्या दिया? उसने सिद्धांत दिया। बलबन ने एक बात कही कि जब जब मैं निम्न कुल के व्यक्तियों को देखता हूं या जब जब मैं गरीब व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे संपूर्ण शरीर की नसें गुस्से से या क्रोध से भर जाती है। किससे भर जाती है? क्रोध से भर जाती है। इसीलिए जो है उसने अपने इस सुल्तान के पद को एक अलग जो है स्थान दिया, अलग विशेष महत्व दिया। आगे बात समझ में क्लियर है? और इसीलिए उसने रक्त एवं लौह शुद्धि का सिद्धांत दिया, रक्त एवं लौह शुद्धि। आगे बात समझ में, ये मोस्ट में लौह एवं रक्त शुद्धि का सिद्धांत दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। ये सीधा सीधा देखो वन लाइनर प्रश्न आता है कि लौह एवं रक्त शुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखना कि लौह एवं रक्त शुद्धि का सिद्धांत बलबन ने दिया था। आगे बात समझ में क्लियर है ना? यहां तक किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ये जो लौह एवं रक्त शुद्धि का सिद्धांत है, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो इतना ज्यादा हालांकि अपने को डिटेल में चलना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको केवल सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूं कि बलबन के इस सिद्धांत का उल्लेख बर्नी ने किया है। और बर्नी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। क्या नाम है बेटा जी? तारीख ए फिरोज शाही में लौह एवं रक्त शुद्धि का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, जो कि किसने लिखा है? बर्नी ने इस सिद्धांत का उल्लेख किया है कि बलबन ने यह सिद्धांत दिया था। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब देखो, अब बलबन ने अपने आप को किसका? ईश्वर का दूत मान लिया। जिले इलाई फर्रे इज्जती जैसी पहली बार उपाधियां धारण करिए। साथ ही साथ नायब ए खुदाई, कौन सा पद दिया अपने आप को? नायब ए खुदाई का पद दिया। अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना। और अब यहां से उसने कहा कि इस जो सुल्तान है ना, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, ईश्वर उसका प्रतिरूप बना करके पहले भेजता है।
सामान्य व्यक्ति कभी भी सुल्तान नहीं बन सकता। ये बात किसने कही थी? बलबन ने कही थी। और इसीलिए बलबन ने क्या करा, सुल्तान के पद की गरिमा बढ़ाने के लिए उसने बहुत सारे कार्य किए। क्या कार्य किए? अब यहां से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बेटा। क्या क्या प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिजदा एवं पाबोस, क्या चीज है? सिजदा एवं पाबोस नामक प्रथाएं प्रचलित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ध्यान रखना, कौन था? बलबन। सिजदा का मतलब क्या होता है कि सुल्तान के पैरों के सामने गिर करके, है ना, यूं झुकना क्या होता है? सिर झुकाना क्या होता है बेटा जी? सिजदा होता है। वहीं बात करें कि पाबोस की, तो झुक करके सुल्तान के पैरों को चूमना, ठीक है। सिजदा झुक करके सलाम करना, यूं नीचे तक हो जाना, ठीक है। आगे बात समझ में। और पाबोस का मतलब क्या है कि झुकने के बाद में अब सुल्तान के पैरों को पकड़ करके चूमना, ये चीज क्या हो जाती है? आपकी पाबोस, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो सिजदा और पाबोस नामक दो प्रथाएं प्रारंभ की। साथ ही साथ फारसी ईरानी जो पर्व था नवरोज, देखो ईरान में जो ईरानी कैलेंडर जो है उसका पहला जो दिन है उसको नवरोज कहा जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। या फिर यूं कहें कि ईरान का नव वर्ष, क्या चीज कहते? ईरान का नया साल, ठीक है ना, इसको नवरोज के रूप में वहां पर मनाया जाता है। प्रकृति प्रेम का उत्सव होता है। शाब्दिक अर्थ ही नवरोज का होता है नया दिन, क्या होता है। तो फारसी पर्व नवरोज मनाना भी इसने क्या किया? प्रारंभ किया। ये बात करी, पहला काम तो इसने ये किया, ठीक है। तो इसके अलावा क्या क्या चीजें करी उसने? इसके अलावा उसने क्या करा? 40 दल, जिस दल का वो प्रारंभ में सदस्य हुआ करता था, इस 40 दल का इसने क्या किया? 40 दल का दमन किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो यहां से बलबन से आपके प्रश्न यही बनेंगे। एक तो देखो क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, लौह रक्त शुद्धि वाला पूछा जा सकता है, फर्रे इज्जती वाला याद रखना, ठीक है। मूल नाम भी पूछ लिया जाता है छोटी परीक्षाओं में, ठीक है। इसके अलावा सिजदा पाबोस याद रखना, नवरोज याद रखना, ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं बलबन से। और फिर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 40 दल का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। दमन किसने किया? बलबन ने। किसने किया? दमन बलबन ने किया। किस प्रकार से बलबन ने दमन किया वो केवल बता रहा हूं आपको। केवल इतना ध्यान रखना है कि 40 दल का दमन किसने किया है बेटा जी? याद रखना कि बलबन ने किया। कैसे किया वो मैं बता रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं आपको केवल, ठीक है। अब देखो, बदायूं का गवर्नर था जिसका नाम था बकबक खां। बदायूं का गवर्नर जिसका नाम क्या था? बकबक खां। इस बकबक खां को जनता के सामने 500 कोड़े लगवाए। कितने कोड़े? 500 कोड़े लगाए। और साथ ही साथ एक अवध का गवर्नर था जिसका नाम था हेवात खां। इस हेवात खां को भी बेचारे को क्या कराए? 500 कोड़े लगवाए, ठीक है। अवध का शासक था जिसका नाम था अमीन खां। इस अमीन खां को अयोध्या की फाटक के ऊपर लटका दिया। बड़े क्रूर तरीके से उसने क्या किया? उसने 40 दल का दमन किया और इस प्रकार से सुल्तान के पद की उसने क्या करी? प्रतिष्ठा स्थापित की। देखो ये बातें लिख रहा हूं मैं अब कि बलबन ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा स्थापित करने हेतु सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा स्थापित करने हेतु नंबर 1 सिजदा। सिजदा का मतलब समझो बेटा कि सुल्तान के सामने सिर झुकाना। सुल्तान के सामने सिर झुकाना। नंबर 2 पाबोस। पाबोस का मतलब क्या होता है बेटा जी? कि सुल्तान के पैरों को चूमना। सुल्तान के पैरों को चूमना, ठीक है। और
या फारसी त्योहार नवरोज, ठीक है, ईरान का नव वर्ष, ईरान का नव वर्ष मनाना प्रारंभ किया। ठीक है, और लास्ट महत्वपूर्ण बात क्या किया बेटा जी इसने कि गुलाम दल, क्या चीज, गुलाम दल या जिसे हम क्या बोलते हैं चालीसा दल, ठीक है, गुलाम दल का बड़े क्रूर तरीके से, क्रूर तरीके से दमन किया। ठीक है, क्रूर तरीके से क्या किया, उसका दमन किया। ये बात विशेष बन जाती है। यहां से आपका प्रश्न बनता है कि गुलाम दल का या गुलाम चालीसा दल का दमन किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया। इस प्रकार से उसने सुल्तान का जो पद था, इस सुल्तान के पद की उसने क्या करी, गरिमा स्थापित कर दी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है आप लोग बहुत प्रेम करते हो, मेरे से स्नेह करते हो, मैं भी आपसे बहुत प्रेम स्नेह करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे सामने जो लोग अभी बैठ करके देख रहे हैं वो मेरे प्यारे प्यारे से छोटे भाई और बहन की तरह हैं। टेंशन नहीं करनी है, सिलेबस आपका ऑन टाइम हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस भागो मत बेटा। ठीक है, या तो सिलेबस पूरा कर लो और या फिर ढंग से पढ़ लो, ताकि बार बार सिलेबस करने की माथापड़ी नहीं हो। और सिलेबस यदि जल्दबाजी में करवा भी दिया तो एग्जाम में उसमें से कुछ नहीं आएगा। आजकल देखो हलवा तो है नहीं परीक्षा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न आते हैं, और आरएस और पटवार जैसी परीक्षाएं तो विशेष रूप से, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न आते हैं। तो बहुत आराम से मस्ती से एक एक चीजों को समझते हुए, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम। करने जो है उसका चिंता नहीं करने के सिलेबस होगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से, बहुत आराम से होगा। ठीक है ना, आगे बात समझे। इतिहास बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है बेटा। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना कि गुलाम दल का बड़े क्रूर तरीके से दमन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया। आगे बात समझिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य कार्य, और क्या क्या कार्य किए इसने, बलबन ने और क्या क्या कार्य किए। देखो अन्य कार्य क्या क्या किए इसने, तो सुनना भाई। जैसे ही बलबन शासक बना तो बलबन खुद बेचारा वृद्ध अवस्था में बना एक तरीके से। तो इसने क्या किया, उसने कहा कि यार ये वृद्ध जो सैनिक है ये बेचारे क्या करेंगे सेना में, इनका तो कोई काम नहीं है। तो वृद्ध और अयोग्य जो सैनिक थे उन अयोग्य सैनिकों को भी उसने पेंशन दिया, और पेंशन देने के बाद में उनको सेवा से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, महत्वपूर्ण बात यह कि देखो हमने एकता प्रणाली की बात करी थी। मैंने कहा कि इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई, पूर्ण रूपेण जो विकास किया था वो इल्तुतमिश ने। सबसे पहले एकता प्रणाली थोड़े से कुछ समय के लिए लागू किसने की थी? गोरी ने। किसने? गोरी ने। तो इल्तुतमिश की जो एकता प्रणाली थी, इस एकता प्रणाली की जांच करवाई। ऐसा करवाने वाला प्रथम शासक माना जाता है कौन? बलबन। ये दोनों लाइनें देखो लिखता हूं, फिर और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता हूं कि अयोग्य व वृद्ध सैनिकों को पेंशन देकर सेवा मुक्त किया। क्या किया? सेवा मुक्त किया। साथ ही साथ अगली बात क्या कि इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित या इल्तुतमिश की एकता प्रणाली की जांच करवाई। ठीक है, उसने ऐसा देखा कि क्या वास्तव में एकता किसी और योग्य व्यक्ति को तो नहीं दी गई है, या एकता का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा करने वाला
ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था, प्रथम सुल्तान था। ठीक है, आ गई बात समझ में। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित इक्ता प्रणाली की जांच किसने करवाई थी, याद रखना, तो बलबन ने। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली जो चलाई गई थी उसकी जांच करवाने का आदेश दिया था किसने, बलबन ने। कैसे दिया, देखो 1279 ईस्वी में ऐसा कहा जाता है कि बलबन ने एक ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की और इस ख्वाजा नामक अधिकारी को आदेश दिया कि इक्तेदारों का पर नियंत्रण करना है। ठीक है, और जो अधिशेष राशि होती है, अधिशेष राशि का मतलब क्या, एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू जो आता था वो इक्तेदार खुद खा जाते थे बेटे, बड़े खतरनाक थे। ठीक है, तो जो एक अधिशेष राशि थी, इस अधिशेष राशि को सीधे सीधे राज के खजाने में जमा कराने का क्या दिया था, आदेश दिया था। अब देखो, अब से पहले जो नायब ए मुमलिकात का जो पद होता था, इस नायब ए मुमलिकात का पद बहुत विशेष महत्वपूर्ण था। खुद हालांकि नायब के पद से आया था, लेकिन इसने नायब के पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और सारी की सारी जो शक्तियां थी, सारी की सारी जो पावर्स थी, वो अपने आप में इसने क्या कर ली, स्थापित कर ली। आगे बात समझ में। एक महत्वपूर्ण और बात कि जो सामंत हुआ करते थे, कौन सामंत होते थे, इन सामंतों के ऊपर नजर रखने के लिए इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। कौन से विभाग की, गुप्तचर विभाग की। इस गुप्तचर विभाग को दीवान ए बरीद कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि गुप्तचर विभाग की मध्यकालीन भारत में या दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना, और किसने की, बलबन ने। और इसको क्या कहा जाता था, दीवान ए बरीद। क्या कहा जाता था, दीवान ए बरीद। अब इसको ट्रिक याद कैसे रखोगे, आपको पता है ना, बकरीद, क्या, बकरी ईद गुप्त तरीके से काटते हैं ना बकरी, उसी तरीके से याद रखना। बकरी ईद किसने मनाई पहले, सबसे पहले बलबन ने। ठीक है, तो बरीद, बकरीद, बरीद, बकरीद। ठीक है, तो दीवाने बरीद की स्थापना की और गुप्तचर विभाग की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था। ठीक है, और किया क्यों, क्योंकि सामंत जमाखोरी करते थे। क्या करते थे, जमाखोरी करते थे। दूसरी चीज क्या, एक इसने दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज नामक अर्जी लिखनी है। किसको लिखनी है, सेना को। देखो याद करने का ट्रिक बता रहा हूं बेटा, अर्जी लिखनी है आपको, एप्लीकेशन अर्जी। ठीक है, किसको लिखोगे, सेना को, और उसी सेना से जोड़ करके याद रख लेना कि दीवान ए अर्ज। ठीक है, दीवान ए अर्ज अर्थात सैन्य विभाग की स्थापना करी। ये कार्य करने वाला भी प्रथम सुल्तान कौन था, बलबन। कौन था, बलबन। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सामंतों की जमाखोरी पर नजर रखने हेतु बलबन ने दीवान ए बरीद नामक गुप्तचर विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तथ्य क्या बनता है बेटा कि दीवान ए अर्ज नामक, दीवान ए अर्ज नामक
सैन्य विभाग की स्थापना की, सैन्य विभाग की स्थापना की। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आगे बात समझ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। देखो बलबंद से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, यहां से आपका एक प्रश्न 101% आएगा। देखो ये प्रश्न आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज, सिजदा, पाबोस, नवरोज, गुलाम दल का दमन, ठीक है। और ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन क्या, दीवाने बरीद और दीवाने अर्ज, ठीक है। ये विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आपके ध्यान रखना इसका, इस चीज का, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। यहां तक किसी को कोई भी संशय है क्या, किसी भी प्रकार का होगा तो देख लेंगे, रहने ही नहीं देंगे। अब एक लॉजिकल बात समझाता हूं। देखो क्योंकि मंगोलों का आक्रमण होता था लगातार, ठीक है। क्या होता था, मंगोलों का आक्रमण होता था भारत के ऊपर लगातार। और मंगोलों पर जब लगातार आक्रमण होता था तो इसने एक काम किया, मंगोल जो थे वो मंगोल सीधे सीधे आक्रमण करते थे, कहां से, पश्चिमी भारत से। ये वाला जो भाग था, इस वाले भाग के ऊपर देखो लगातार और लगातार 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 यहां से क्या होते थे, मंगोलों के आक्रमण होते थे, मंगोल आक्रमण होते थे यहां से। ये पूरा का पूरा यहां से क्या होता था, मंगोल आक्रमण होता था। और ये मंगोल आक्रमण बलबन के लिए बड़ी दुविधा वाली चीजें उत्पन्न कर सकता था, ठीक है। तो अब इससे बचने के लिए उत्तर पश्चिम जो सीमा है, इस उत्तर पश्चिमी सीमा को उसने अपने दो बेटे, एक तो बड़ा बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद खां, समझना इस चीज को, बड़ा बेटा कौन, मोहम्मद खां, छोटा बेटा जिसका नाम था बुगरा खां। क्या नाम था बेटा जी, बुगरा खां। तो मोहम्मद खां और बुगरा खां को इस उत्तर पश्चिमी जो सीमांत क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों को अपने इन दोनों बेटों में बांट दिया। और इस उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र को यहां पर इसने क्या बना दिए, यहां पर दुर्ग बना दिए। क्या बना दिए, समझना कि मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसने देखो इस प्रकार से दुर्गबंदी कर दी। क्या कर दी, दुर्गबंदी बना दी। और साथ ही साथ इसने क्या किया, इस प्रकार से समझना इस चीज को, साथ ही साथ इसने क्या किया कि दुर्गीकरण करवाया। क्या करवाया, दुर्गीकरण करवाया। और इस उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, इस उत्तरी पश्चिमी भाग को, पूरे के पूरे भाग को दो भागों में विभाजित कर दिया। और दो भागों में विभाजित करने के बाद में अपने बेटे मोहम्मद खां और बुगरा खां में ये जो है इसने क्या कर दिया था, इनका विभाजन कर दिया। कैसे विभाजन किया, देखो ठीक है, माफ करना भाई। तो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा का इसने क्या करवाया, दुर्गीकरण करवाया। और अपने दोनों बेटों में मोहम्मद खां और बुगरा खां, ठीक है, मोहम्मद खां और बुगरा खां को जो है यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। एक पहला क्षेत्र कौन सा, सोनम समाना, क्या है, सोनम समाना। और दूसरा सिंध, मुल्तान और लाहौर का प्रांत, ठीक है। अब देखो सोनम समाना का जो प्रशासक नियुक्त किया था वो अपने छोटे बेटे बुगरा खां को, और साथ ही साथ सिंध, मुल्तान और लाहौर का जो प्रशासक नियुक्त किया वो किसको करवाया, अपने बड़े बेटे मोहम्मद खां को। किसको, मोहम्मद खां को। अब यहाँ अभी हम बात करेंगे, खतरनाक वाली बात बताऊंगा। क्या चले बता ही देता हूं।
सुनना भाई कि मोहम्मद खां के समय यहां सिंध, मुल्तान और लाहौर, यहां पर 1286 ईस्वी में लगभग कब 1286 ईस्वी में जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ। और मंगोलों का आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, ध्यान रखना, तैमूर। इस तैमूर ने आक्रमण किया, परंतु मोहम्मद खान ने बड़ी वीरता के साथ में इसका सामना किया, लेकिन अंततः जो है ये तैमूर के हाथों मोहम्मद खान क्या हुआ, मर गया। और जैसे इसकी मौत हुई, बलबन का सर्वस्व लुट गया था। बलबन का क्या लुट गया, सर्वस्व लुट गया। बलबन ने उसे शहीद की उपाधि दी। सबसे प्रिय पुत्र था कौन है, मोहम्मद खां। और ऐसा कहा जाता है कि इस मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद में बलबन बहुत ज्यादा टूट करके बिखर गया था। चुप चुप करके वो रोया करता था, सबके सामने तो नहीं रोता था, लेकिन चुप चुप के वो रोया करता था। आगे बात समझ में क्लियर है। और पुत्र वियोग से दुखी होकर के 1287 में बलबन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना इस बात का, विशेष रूप से पुत्र वियोग के कारण हुई है। बर्नी ने लिखा है कि जब बलबन की मृत्यु हुई तो अमीर सरदारों ने बलबन की मृत्यु पर अपने वस्त्र फाड़ डाले, शरीर के ऊपर मिट्टी डाली, है ना, और रोते रोते जो है उस शमशान घाट तक पहुंचे और 40 दिन तक शोक मनाया। वो 40 दिन तक मिट्टी जो माफ करना भूमि के ऊपर ही क्या रहे, लेटे रहे। आ गई बात समझ में। तो ये बात आप लोगों की विशेष बन जाती है। देखिएगा कि बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से बचने हेतु उत्तर पश्चिमी सीमा पर किलों की श्रृंखला बना दी। इस संपूर्ण क्षेत्र को अपने दोनों बेटों संपूर्ण क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर अपने दोनों बेटों को यहां का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है। नंबर 1 सोनम समाना प्रशासक किसको बनाया, बुगरा खां को। और बुगरा खां बेटा याद रखना छोटा बेटा था। दूसरा भाग सिंध, मुल्तान और लाहौर। नंबर 2 सिंध, मुल्तान वे लाहौर। प्रशासक किसको नियुक्त किया, मोहम्मद खां को। और ये मोहम्मद खां इसका क्या था, बड़ा बेटा था। नेक्स्ट 1286 ईस्वी में मंगोल आक्रांता
तैमूर ने मोहम्मद खां पर आक्रमण कर उसे मार डाला। मोहम्मद खां पर आक्रमण कर उसे मार डाला। उसे मार डाला। बलबन ने अपने पुत्र को बलबन ने अपने पुत्र को शहीद की उपाधि दी। ठीक है, सबसे प्रिय पुत्र था कौन? मोहम्मद खां। बहुत प्यार करता था और इस पुत्र की मृत्यु पर इतना ज्यादा टूट गया, ठीक है, कि उसकी मृत्यु हो जाती है 1287 में। ठीक है, कि 1287 ईस्वी में पुत्र वियोग के कारण बलबन की मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु पर बर्नी ने लिखा कि मृत्यु पर बर्नी क्या लिखा कि बलबन की मृत्यु होने पर अमीर सरदारों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले। सिर पर धूल फेंकी। वे 40 दिन तक शोक मनाया। 40 दिन शोक मनाया। ठीक है बेटा, अब देखो यहां एक और विशेष महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, नोट लगा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनो। ये जो मोहम्मद खां था ना, इसी मोहम्मद खां के दरबार में 2 कवि थे। ठीक है, कौन कौन? अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। अमीर खुसरो जिसे तोताए हिंद कहा जाता है, और अमीर हसन देहलवी जो कि गजल गायक था। ठीक है, भारत का सादी कहा जाता है। जब दोनों ये मोहम्मद खां की जब मृत्यु हो जाती है तो ये दोनों के दोनों लोग बलबन की शरण में चले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मोहम्मद खां के दरबार में के दरबारी लिख रहा हूं सीधे सीधे। ठीक है, नंबर 1 अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो। क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद। ठीक है, और नंबर 2 कौन बेटा? हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी। ये क्या था? गजल गायक था।
इसे भारत का सादी कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? सादी कहा जाता है। सादी का नाम लेती तुम्हारे तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी। देखो ठीक है, आगे बात समझ में। अब बलबन की मृत्यु के बाद में केकुबाद जो था वो क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है। बलबन का पोता था और मोहम्मद खां का क्या था? पुत्र था। ठीक है, इसी केकुबाद ने आरिज ए मुमालिक की उपाधि प्रदान करी। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। आरिज ए मुमालिक। अब थोड़ी सी चीजें समझो यहां पर। आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, मुझे पता है क्या, कि साहब बलबन के तो दो बेटे थे। छोटा बेटा सोनम सुमाना का प्रशासक था बुगरा खां, और बड़ा बेटा जिसका नाम जो है मोहम्मद खां, जो कि सिंध मुल्तान लाहौर का शासक बना था। ठीक है, बड़ा बेटा था। इसकी मृत्यु हो गई तो ये फिर उत्तराधिकारी क्यों नहीं बना? बुगरा खां यही इसी क्षेत्र में प्रशासक बनकर के रहना चाहता था। वो वस्तुतः सुल्तान बनना ही नहीं चाहता था, यहीं पर वो खुश था। और इसी कारण इस मोहम्मद खां का पुत्र, जिसका नाम क्या था बेटा? केकुबाद। क्या नाम था? केकुबाद। ये केकुबाद क्या बनता है? उत्तराधिकारी बन जाता है। ठीक है, और इस केकुबाद ने अपने आरिज मुमालिक का पद दिया। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। और ये वही केकुबाद है जिसने किलूखरी नामक एक महल का निर्माण करवाया था दिल्ली में। जब ये शासक बना, अब यहां से नई चीज, जब ये शासक बना तो शासक बनने के कुछ ही समय बाद में इस केकुबाद को बेचारे को क्या हो जाता है? लकवा हो जाता है। तो इस केकुबाद का भी एक पुत्र था जो छोटा बेटा था, छोटा सा था, चिन्ना से इतना सा। क्या नाम था उसका? क्यूमर्स। क्या नाम था? क्यूमर्स। इस क्यूमर्स को अवयस्क अवस्था में था, लेकिन फिर भी क्या बना दिया गया? सुल्तान बना दिया गया। सुल्तान बना दिया गया। और इसका संरक्षक एक तरीके से कौन बन गया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दिमाग में लगातार षड्यंत्र चल रहा है। इसीलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या करा? सबसे पहले तो केकुबाद को मारा, और केकुबाद को मारने के बाद में उसके बेटे क्यूमर्स को भी क्या कर दिया था? मार दिया। वस्तुतः उल्लेख ये मिलता है कि इस क्यूमर्स को बेचारे को जो है छोटा सा बच्चा ही था। ये कितना निकम्मा था ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इतना वयोवृद्ध व्यक्ति। ठीक है, सबसे बूढ़ा बुजुर्ग सुल्तान माना जाता है दिल्ली सुल्तनत काल के दौरान। इस छोटे से क्यूमर्स को बेचारे को ले जाकर के नदी में डुबो करके मार दिया था। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इस प्रकार से इस बलबन के जो काल था, इस बलबन के काल की तो हो जाती है खत्म। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की नींव डलती है, और इसी घटना को भारतीय इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो बलबन की मृत्यु के बाद, बलबन की मृत्यु के बाद
उनकी मृत्यु के बाद केकुबाद शासक बना। याद रखना बेटा कि केकुबाद जो था वो मोहम्मद खां का पुत्र था। मोहम्मद खां का पुत्र था। मोहम्मद खां का क्या था? पुत्र था। यहां पर साइड में लिख रहा हूं बात, क्या बात लिख रहा हूं कि बुगरा खां शाह सुल्तान नहीं बनना चाहता था। सुल्तान नहीं बनना चाहता था, नहीं बनना चाहता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। केकुबाद ने दिल्ली के समीप किलोखरी नामक महल का निर्माण करवाया। किलोखरी नामक महल, वस्तुतः दुर्ग है ना, महल एक तरीके से दुर्ग मान सकते हैं, का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया तथा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को आरिज ए मुमालिक का पद प्रदान किया। आरिज ए मुमालिक का पद प्रदान किया। कुछ समय बाद ध्यान रखना कि केकुबाद को लकवा हो जाने के कारण उसके अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स, छोटा छोटा नाम है, ठीक है ना, ज्यादा चिंता मत कर जो, ठीक है। क्यूमर्स को सुल्तान घोषित किया, सुल्तान बना दिया। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद व उसके पुत्र क्यूमर्स को मार
दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की नींव डाली। जिसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो गया कौन बलवन। कल की जो हमारी कक्षा होगी वहां पर हम खिलजी की बात करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा हूँ सिलेबस की, पाठ्यक्रम की चिंता मत करना, एग्जाम अभी दूर है। ठीक है, ऐसे व्यथित मत हो, परेशान मत हो, बार बार मेल करते हो पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम, आराम से हो जाएगा, मस्त से बेटा। या तो देखो मैं जो है पापो काट दूं, है ना, घासन काट के, है ना, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मतलब भी नहीं, ना तो आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा, है ना। एटलीस्ट मुझे फिर ये लगेगा यार मैंने कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अन्याय किया है। ठीक है ना, तो एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं। जिंदगी में एक बार पढ़ लो ताकि बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, आ गई बात समझ। मैं ठीक उसी तरीके से पढ़ाने की सोच रहा हूँ जिस प्रकार से यदि मेरे छोटे भाई बहन होते तो मैं उनको इसी प्रकार से पढ़ाता, इसलिए मस्त रहा करो। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं और पाठ्यक्रम आपका पूरा कर लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।